सबसे पहला टॉपिक आप लोग का एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो याद रखना डब्ल्यूएचओ ने ना अलग अलग ग्रुप के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज अपने अकॉर्डिंग बताइए जो उन लोग के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बेनिफिशियल रहेगी उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और अगर वो ये सब चीजों को फॉलो करेंगे तो ढेर सारी जो भी डिसीजेस होती है उन सबसे दूर रह सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी बनाई जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को चीजों को समझना है। तो लगभग आप लोग को यहाँ पे 4 कैटेगरीज आप लोग को देखने को मिलने वाली, लेकिन मेनली इसमें से 3 ही आप लोग के सिलेबस में देखी जाएगी। सो डब्ल्यूएचओ ने सबसे पहले चिल्ड्रन और एडोलेसेंस मतलब 5 से 17 साल के बच्चों के लिए रिकमेंड किया कि उनको डेली 60 मिनट की मॉडरेट टू विग्रेस इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए। साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब चीजें भी करनी चाहिए और साथ ही साथ मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा एडल्ट के लिए डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है कि उन्हें लगभग 150 टू 300 मिनट की मॉडरेट इंटेंस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए या 75 टू 150 मिनट की विग्रेस इंटेंस एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी को वीकली परफॉर्म करना चाहिए। इसके अलावा वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और इन सभी चीजों को भी रिकमेंड किया गया है। साथ ही साथ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ ने ओल्ड एडल्ट के लिए जो कि 65 के अबव की एज वाले उन लोगों के लिए 150 टू 300 मिनट की नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे रिकमेंड किया है, जिसमें उन्हें वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग ये सब करना चाहिए। और इस एज में बैलेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से बैलेंस एक्सरसाइज को यहाँ पे रिकमेंड किया गया है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो याद रखिएगा डब्ल्यूएचओ ने एक आइडल पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लोगों के लिए बताया है, लेकिन याद रखना डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इस चीजों को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को जो डिफॉर्मिटी को देखना है वो है स्पाइनल कर्वेचर, जिसमें कि आपकी स्पाइन जो है वो कर्व फॉर्म में आ जाती है, नॉर्मल से कर्व फॉर्म में, जिस वजह से डिफॉर्मिटीज देखने को मिल जाती है। तो 3 आप लोग को यहाँ पे मेन टाइप की स्पाइनल कर्वेचर देखने को मिलेगी, उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले होता है काइफोसिस, जिसमें कि आप लोग की जो स्पाइन है वो आगे की तरफ झुक जाती है। आप लोगों ने ज्यादातर ओल्ड एज वुमन को जरूर देखे होंगे। ये माल न्यूट्रिशन, हैवी वेट लोड उठाने की वजह से और वीक मसल्स की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है। इसके रेमेडी के लिए आप लोग इसमें पिलो यूज कर सकते हो सोते टाइम, सो दैट ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आप धनुरासन को परफॉर्म करें तो भी ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कर्वेचर होता है वो है लॉर्डोसिस। इसमें जो आपकी स्पाइन है वो अंदर की तरफ खसक जाती है लंबर रीजन से। इसका जो कॉज है वो ओबेसिटी हो सकता है, इम्प्रॉपर मसल डेवलपमेंट हो सकता है और उसको ठीक करने के लिए आप लोग हलासन या सिटअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग की स्पाइनल कर्वेचर इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। यहाँ पे जो स्पाइन है ये एस शेप ले लेती है, लेटरल शिफ्ट यहाँ पे आप लोग के लिए हो जाता है। ये तब होता है जब आप लोग का इम्प्रॉपर लेग्स का डेवलपमेंट हुआ है या पैरालिसिस हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए आप लोग स्विमिंग कर सकते हो बैक स्ट्रोक टेक्निक से, जिससे आप इसको ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है नॉक नी, जिसमें आप लोग की जो नीज है वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब आ जाती है, जिससे कि दौड़ते और चलते वक्त बहुत प्रॉब्लम होती है। ये लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से आप लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी की कमी के होने की वजह से। इसको ठीक किया जा सकता है पद्मासन और गोमुखासन से। इसके बाद आप लोग का बो लैक, जिसमें कि आप लोग की जो नीज है ये एकदम एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है। नॉक नी का एकदम अपोजिट है और ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से। इसकी रेमेडी है आप लोग की बैलेंस डाइट परफॉर्म करें या सर्जरी से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आप लोग का राउंड शोल्डर, जिसमें आप लोग के शोल्डर जो है ये आगे की तरफ खसक जाते हैं इस तरीके से और बहुत ही गंदे टाइप का पोस्चर दिखता है। ये तब होता है जब आपको हेरिडिटी वाला प्रॉब्लम है और ज्यादातर आप लोग टाइट क्लोथ्स पहनते हो। इसको ठीक किया जा सकता है चक्रासन और धनुरासन से। लास्ट है आप लोग का फ्लैट फुट। इसमें जो आपका फुट रहता है, फीट रहता है, नॉर्मल फीट के कंपैरिजन में सरफेस एकदम टच करने लग जाता है। ये ज्यादातर मोटे लोगों के अंदर होता है या छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इसको ठीक किया जा सकता है फिजिकल थेरेपी ऑटो एक्सटेंशन मेथड से। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का वुमन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो आप जानते हो कि यार सदियों से वुमन के पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं कराया जाता था। आज के इस जमाने में जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होने लग गया वैसे वैसे यहाँ पे वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन का राइट मिलने लग गया। और 1900 में ओलंपिक में वुमन ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट करी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि आज तक की वुमन का पार्टिसिपेशन ग्रेजुअली इंक्रीज होते जा रहा है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पीटी उषा ने पार्टिसिपेट करी थी और कर्लम मल्लेश्वरी जी ने फर्स्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया के लिए। इसके बाद से ढेर सारे ऐसे फीमेल एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक के अलावा और भी जितने वर्ल्ड वाइड चैंपियनशिप होते हैं उसमें अपना पार्टिसिपेशन को बेस्ट दिखाया है। तो लेटेस्ट में जो भी चीजें होगी उसको आप जरूर याद रख लेना। अब क्या रीजन था कि यार स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन वुमन का अच्छे से नहीं हो पा रहा था? जेंडर इक्वालिटी की वजह से, लेस मोटिवेशन की वजह से, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, मेल डोमिनेंट कल्चर की वजह से। तो ये सभी के सभी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और ढेर सारे फैक्टर्स पॉज करके आप लोग एक बार रीड कर सकते हैं। अब वुमन पार्टिसिपेट अगर स्पोर्ट्स में करेगी तो फिजिकल बेनिफिट्स उनको मिलेंगे, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वेट मैनेजमेंट सही रहेगा, फिजिकली फिटनेस रहेगी, उनके अंदर बोन डेंसिटी बेटर रहेगी, मसल स्ट्रांग होगी। इसके अलावा उनको सोशल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट होगा, उनका टीम वर्क बेटर होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेटर बनेगी, इंटरपर्सन रिलेशनशिप बढ़ेगी। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब से वो दूर रहेगी, मेंटल हेल्थ बेटर रहेगी, डिप्रेशन से दूर रहेगी, सेल्फ इमेज अपनी बेटर कर सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेशल कंसिडरेशन। हर स्पोर्ट्स वुमन की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे टाइप के कंडीशंस देखने को मिलते हैं जो उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से देखने को मिलते हैं और स्पेशली आप लोग को 2 स्पेशल कंसिडरेशन पढ़ना है। पहला है मिनार्क और दूसरा है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। ये दोनों टाइप के स्पेशल कंसिडरेशन उनकी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकती है। तो सबसे पहला होता है मिनार्क। मिनार्क का मतलब ये कि जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स आते हैं वुमन की जिंदगी में, उसे कहते हैं मिनार्क। ये 6 साल से 16 साल के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर वे में जब भी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स आप लोग को देखने को मिलते हैं उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन। ऐसे टाइम में हेडेक, बैक पेन, फैटिग
फैटिक, क्रैम्प्स, टायर्डनेस, ये सभी देखने को मिलता है जो कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है वुमेन के लिए। लास्ट टॉपिक है आप लोग का फीमेल एथलीट ट्राइड्स। तो ट्राइड एक किस्म का सिंड्रोम होता है जो कि 3 कंडीशन पे यहाँ पे फॉलो अप कर रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरा, ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि हर फीमेल की जिंदगी में कहीं ना कहीं भी देखने को मिलता ही है और इस पर भी ढंग से ध्यान नहीं दिया जाए तो ये परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है। सबसे पहला है ऑस्टियोपोरोसिस। इसका मतलब ये है कि बोन डेंसिटी वीक होने लग जाना। जैसे आप देख रहे हो ये हेल्दी बोन है और ये है ऑस्टियोपोरोसिस की बोन, जहां पे बोन डेंसिटी यहाँ पे धीरे धीरे करके कम हो गई है, जिस वजह से होगा क्या, फ्रैक्चर की नौबत आ सकती है, इंजरीज आ सकती है। अगला होता है एमेनोरा। कई वुमेन्स ऐसी रहती है जो एक्सेसिव एक्सरसाइज करती है और इनफ कैलोरी कंज्यूम नहीं करती, जिस वजह से उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इंबैलेंसमेंट आ जाते हैं, जिस वजह से पीरियड्स आगे पीछे होने लग जाते हैं, उसे कहते हैं एमेनोरा। और लास्ट होता है ईटिंग डिसऑर्डर, जहां पे सही तरीके से कैलोरी को कंज्यूम नहीं करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसीज देखने को मिल जाती है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें जो वुमेन रहती है उनको ये लगता है कि अरे मैं मोटी होने लग गई है, तो खाना ना एकदम से छोड़ देती है सिर्फ और सिर्फ फिट रहने के लिए, लेकिन इसके वजह से होता है ये कि कैलोरी कंज्यूम करना स्टॉप करने की वजह से उनका मेटाबॉलिक रेट गिरता है और वो बीमार हो जाती है। दूसरा होता है बुलिमिया नर्वोसा। उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम लोग खाना खा लेते हैं फिर उल्टी कर देंगे, जिससे कि कैलोरी भी अंदर कंज्यूम नहीं होगी और खाने का खाना भी हो जाएगा, लेकिन इस वजह से भी बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और इसे भी कहा जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। इससे यहाँ तक के डेथ भी हो सकती है। तो आई होप तुम लोग को यहाँ तक की सारी चीजें कवर अप हो चुकी होंगी। डिटेल में अगर आप लोगों को कवर अप करना है तो इस चैप्टर का डिटेल वीडियो आप लोग को आई बटन पे आ चुका होगा, वहां से जाके इसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे प्यारे प्रीमियम नोट्स डाउनलोड नहीं करे तो जल्दी से जल्दी जाए मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या ऐप में, वहां से जाके आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, प्रिंट आउट कराएं और घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।